इस कहानी की शुरुआत में हम केरला के एक कंस्ट्रक्शन वर्कर सलाम को देखते हैं। सलाम अपने साथियों के साथ कमरे में बैठा शराब पी रहा होता है। बाहर तेज बारिश हो रही होती है। तभी सलाम अपने साथियों से कहता है कि शायद कंस्ट्रक्शन साइट पर मैंने मेन स्विच ऑफ नहीं किया है। बहुत तेज बारिश हो रही है, हमें चलकर देखना चाहिए, नहीं तो शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। वो सब लोग जीप में बैठकर कंस्ट्रक्शन साइट्स देखने के लिए चले जाते हैं। बिल्डिंग में पहुंचने के बाद सलाम सबसे पहले मेन स्विच चेक करने के लिए जाता है। तब वो देखता है कि मेन स्विच तो ऑफ है। तभी पीछे से उसे एक आवाज आती है। सलाम पीछे मुड़कर देखता है तो चमकती हुई बिजली के उजाले में उसे एक आदमी दिखाई देता है। सलाम उससे पूछता है कि तुम कौन हो, लेकिन वो आदमी कोई जवाब दिए बिना ही वहां से भाग जाता है। सलाम वहां जाकर देखता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि वहां एक कॉलेज स्टूडेंट टेरेसा अधमरी हालत में पड़ी हुई थी और वो आदमी उस लड़की का रेप करके भाग गया था। सलाम अपने साथियों के साथ उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। मीडिया के साथ साथ पुलिस वाले, टेरेसा के क्लासमेट्स, उसके पापा रिटायर्ड कर्नल फिलिप और टीचर्स भी हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। दरअसल थोड़ी देर पहले उनके कॉलेज में एक यूथ प्रोग्राम की रिहर्सल चल रही थी और रिहर्सल खत्म होने के बाद टेरेसा अकेले ही कॉलेज से अपने घर के लिए निकल गई थी, लेकिन रास्ते में ही किसी ने उसका किडनैप कर लिया था। डीसीपी हरीश माधव इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देता है। टेरेसा आईसीयू में होती है। डॉक्टर हरीश को बताती है कि उसकी हालत बहुत खराब है, गर्दन पर भी गहरी चोट लगी है, रेप भी किया गया है। फिलहाल टेरेसा अंडर ऑब्जर्वेशन है, लेकिन वो कोमा में भी जा सकती है। सलाम से पूछताछ करने पर सलाम पुलिस वालों को बताता है कि तेज बारिश होने की वजह से मैं मेन स्विच चेक करने के लिए आया था। दरअसल साइट पर से सभी वर्कर्स शाम के 7 बजे चले जाते हैं। नाइट वॉचमैन भी रात के 9 बजे साइट पर आता है और सुबह के 8 बजे तक रुकता है। यह सब सुनकर हरीश अच्छे से समझ जाता है कि क्रिमिनल ने यह क्राइम करने से पहले एक परफेक्ट प्लानिंग की थी और क्राइम करने के लिए उस टाइम स्लॉट को चुना था जिस टाइम में साइट पर कोई नहीं होता। डॉक्टर भी हरीश को बताती है कि बॉडी से सीमन सैंपल तो मिला है, लेकिन जिस चेन से उसका गला घोंटा गया था उस पर कोई भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले हैं। हरीश अपनी इन्वेस्टिगेशन में 100 से भी ज्यादा लोगों से पूछताछ करता है, लेकिन उसे कोई भी सुराग नहीं मिलता। 7 महीने बीत जाते हैं। टेरेसा अभी भी कोमा में होती है और पुलिस को अब तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ था जिससे कि मुजरिम को पकड़ा जा सके। टेरेसा के क्लासमेट्स, स्टूडेंट्स सड़कों पर उतरकर हंगामा करना शुरू कर देते हैं। पुलिस वालों पर प्रेशर बढ़ता ही जा रहा होता है। केस भी क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर होने वाला होता है। तब हरीश अपने साथियों से आखिरी कोशिश करने के लिए कहता है। वो कहता है कि हमारे पास अब बस एक ही रास्ता है। हमें टेरेसा की बॉडी से जो सीमन सैंपल मिला था उसकी डीएनए रिपोर्ट हमारे पास है। हम उस डीएनए रिपोर्ट को पूरे देश के हर लेबोरेटरी में भेज देते हैं। मुजरिम या उसके परिवार, रिश्तेदारों में से किसी ने भी अगर कहीं सीमन डोनेट किया होगा तो हमें उसकी जानकारी मिल सकती है। वो लोग डीएनए रिपोर्ट भेज देते हैं और कुछ दिन बाद आखिरकार उन्हें हैदराबाद के एक आईटी इंजीनियर सुदेव रंजन के बारे में पता चलता है। वो लोग सुदेव से पूछताछ करने के लिए हैदराबाद जाते हैं। हरीश की बातें सुनने के बाद सुदेव उन्हें बताता है कि मैं खुद कभी केरला तो नहीं गया, लेकिन मेरे दादाजी के छोटे भाई की फैमिली केरला में रहती है और मैं आपको उनकी इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। इस तरह से हरीश को पता चलता है कि सुदेव का रिश्तेदार कोई और नहीं, कॉलेज में टेरेसा को प्रोफेसर निशांत है। हरीश सलाम को अपने साथ लेकर निशांत का पीछा करता है। निशांत अपनी वाइफ हरिता के साथ शॉपिंग करके पार्किंग में गाड़ी लेने के लिए आता है। तभी प्लान के मुताबिक सिविल ड्रेस में 2 पुलिस वाले निशांत के पास जाकर झगड़ा करना शुरू कर देते हैं और उनमें से एक निशांत के पेट में बेवजह मुक्का मार देता है और इस तरह से निशांत उसी पोजीशन में आ जाता है जिस पोजीशन में सलाम ने उस रात बिल्डिंग में उसे देखा था। उसे देखते ही सलाम पहचान जाता है और वो हरीश से कहता है कि ये वही आदमी है। अगले ही दिन पुलिस वाले निशांत को अरेस्ट कर लेते हैं। निशांत का डीएनए टेरेसा की बॉडी से मिले सीमन सैंपल से मैच कर जाता है। सारे सबूत निशांत के खिलाफ होते हैं। कोर्ट में केस चलता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर थॉमस कोर्ट में सारे सबूत दिखाता है। सलाम भी कोर्ट में वेरीफाई करता है कि उस रात मैंने निशांत को ही देखा था। सारे सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट में निशांत को लाइफ टाइम जेल की सजा सुनाई जाती है। लेकिन जेल जाने से पहले कोर्ट के गेट पर निशांत हरीश से कहता है
कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। निशांत के जेल में रहते हुए 7 साल बीत जाते हैं। टेरेसा अभी भी कोमा में होती है। टेरेसा के पापा कर्नल फिलिप अभी भी अपनी बेटी की उम्मीद में उसका इलाज करवा रहे होते हैं। इधर कुछ दिनों में हरीश भी रिटायर होने वाला होता है। वो सुबह सुबह पार्क में जॉगिंग कर रहा होता है। तभी मिनिस्टर मैथ्यू के गुंडे हरीश के पास आते हैं। वो हरीश को धमकाना शुरू कर देते हैं। दरअसल हरीश ने मिनिस्टर के ट्रक्स को डॉलर स्मगलिंग करते हुए पकड़ा था। वो गुंडे हरीश से कहते हैं कि तुम कोर्ट में अपना स्टेटमेंट बदल दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। हरीश उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देता तो वो गुंडे कुत्तों की तरह भौंक कर वहां से चुपचाप चले जाते हैं। दूसरी तरफ निशांत अब जेल से बाहर आ जाता है। वो सबसे पहले अपने एक दोस्त की शॉप पर उससे मिलने के लिए जाता है। निशांत का दोस्त उसे जेल के बाहर देखकर बहुत खुश हो जाता है। तभी वहां निशांत की वाइफ हरिता भी अपनी बेटी के साथ आ जाती है। वो निशांत को देखकर चौंक जाती है, लेकिन निशांत ने जो किया था उसकी वजह से हरिता अब भी उससे नाराज होती है। वो अपनी बेटी को लेकर वहां से चली जाती है। एक तरफ निशांत की वाइफ जेल से सजा काट कर आने के बाद भी निशांत को अपनाने से इनकार कर देती है, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं हरीश को, जो कि अब अपने घर में रिटायरमेंट से पहले पार्टी कर रहा होता है। वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थॉमस को अपना रिटायरमेंट प्लान बनाता है। वो कहता है कि रिटायरमेंट बेनिफिट से मैं अपने बेटे को अब्रॉड पढ़ने के लिए भेज दूंगा, जिसके बाद ये घर बेचकर मैं अपने गांव में जाकर आराम से रहूंगा। खैर 2 दिन बाद हरीश पुलिस फोर्स से रिटायर हो जाता है। हरीश अपने रिटायरमेंट फंक्शन में होता है। तभी उसके पास पब्लिक प्रोसिक्यूटर थॉमस का कॉल आता है। वो हरीश को अपने ऑफिस में बुलाता है। हरीश उसके पास जाता है। तब थॉमस उसे बताता है कि निशांत ने अपना केस रीओपन करने के लिए हाई कोर्ट में पिटीशन डाली है। हरीश कहता है कि मैं अब रिटायर हो चुका हूं, तो मुझे अब इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ मीडिया में भी यह खबर फैल जाती है कि जेल से सजा काटने के बाद निशांत ने अपने ही केस को रीट्रायल की पिटीशन डाली है। किसी को भी नहीं पता था कि आखिर निशांत का मकसद क्या है। और एक बार फिर से थॉमस हरीश के पास आता है। वो हरीश से कहता है कि हमारा प्राइम विटनेस सलाम से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है और इस केस में सलाम का होना बहुत जरूरी है, और अगर उसने पैसे देकर या धमकाकर सलाम का बयान बदलवा दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके बाद दोनों सलाम के घर जाते हैं। सलाम की वाइफ उन्हें बताती है कि सलाम इस वक्त काम के सिलसिले में कोयम्बतूर गया हुआ है। हरीश उसे समझाता है कि सलाम का अपने बयान पर अड़े रहना इस केस के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो एक लड़की का रेपिस्ट छूट जाएगा, इसलिए अगर उससे कांटेक्ट हो जाए तो कोर्ट में आने के लिए बोल देना। कुछ दिन बाद हाई कोर्ट में उनके केस की सुनवाई शुरू हो जाती है। निशांत कोर्ट को बताता है कि जेल में अपनी सजा काटते हुए मैंने सेंट्रल लॉ कॉलेज से अपने लॉ की डिग्री हासिल कर ली है और अब अपने केस को कोर्ट में मैं खुद ही रिप्रेजेंट करना चाहूंगा। जज साहब निशांत को अपना केस लड़ने की परमिशन दे देते हैं। निशांत कोर्ट में सबसे पहले प्राइम आई विटनेस सलाम को कटघरे में बुलाकर क्रॉस एग्जामिन करता है। वो सलाम से कहता है कि तुम पिछले कुछ दिनों से कहाँ थे। सलाम कहता है कि मैं काम के सिलसिले में कोयम्बतूर गया हुआ था। तब निशांत कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कोयम्बतूर में नहीं, डी एडिक्शन सेंटर में थे। इसके बाद निशांत कोर्ट को बताता है कि पिछले 7 सालों में सलाम 6 बार डी एडिक्शन सेंटर में शराब छोड़ने के लिए भर्ती हो चुका है। इसके बाद वो सलाम के साथियों को भी कटघरे में बुलाता है। उन्हें क्रॉस एग्जामिन करने के बाद कोर्ट से कहता है कि उस रात बिल्डिंग में कोई इलेक्ट्रिसिटी थी ही नहीं। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि कड़कती हुई बिजली की रोशनी में सलाम ने एक बार मेरा चेहरा देखा था, लेकिन सलाम ने उस रात शराब भी पी हुई थी और पुलिस वालों ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को छुपा लिया था, क्योंकि कोर्ट में शराबियों की गवाही नहीं मानी जाती। पहले दिन की सुनवाई खत्म होते होते निशांत पुलिस के प्राइम विटनेस को ही झूठा साबित कर देता है। अगले दिन फिर से केस की सुनवाई शुरू होती है और इस बार निशांत डीएनए रिपोर्ट बनाने वाले केरला सेंट्रल लैब के डायरेक्टर को कटघरे में बुलाता है। वो डायरेक्टर से पूछता है कि तुम्हारी लैब अब कहाँ है। डायरेक्टर बताता है कि सरकार ने उस लैब को 2 साल पहले बंद कर दिया है। निशांत कोर्ट में लैब बंद करने का कारण एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नए विटनेस को बुलाना चाहता है, लेकिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर थॉमस इस पर ऑब्जेक्शन उठाता है। वो कहता है कि पहले से ही इंफॉर्मेशन दिए बिना किसी नए विटनेस को केस में शामिल नहीं किया जा सकता। इसके बाद निशांत कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है कि इस केस की वजह से मैं अपनी नौकरी, अपनी इज्जत, अपनी फैमिली सब कुछ खो चुका हूँ। मेरी करंट सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए कम से कम जब तक यह ट्रायल चल रहा है तब तक मुझे बार काउंसिल में एडवोकेट प्रैक्टिस करने की परमिशन दे दी जाए, ताकि मैं अपने लिए कुछ पैसे कमा सकूं। कोर्ट में उसकी रिक्वेस्ट मान ली जाती है।
और उसे बार काउंसिल से टेम्परेरी लाइसेंस भी दे दिया जाता है। इसके बाद निशांत थॉमस को नए विटनेस की लिस्ट भेज देता है और अगली सुनवाई में वो पहली नई विटनेस स्मिथा जिजो को कटघरे में बुलाता है। स्मिथा कोर्ट को बताती है कि कुछ साल पहले मैंने अपनी बेटी की पैटर्निटी के लिए एक केस फाइल किया था। केरला सेंट्रल लेबोरेटरी से मुझे जो डीएनए रिपोर्ट मिली थी वो गलत थी। तब मैंने हाई कोर्ट में केस फाइल किया, जिसके बाद हाई कोर्ट ने हैदराबाद और दिल्ली की लैब रिपोर्ट निकलवाई तो रिपोर्ट बहुत अलग थी और इस वजह से मैं केस जीत गई। इसी तरह दूसरा विटनेस जॉन सैमुअल भी कोर्ट को बताता है कि कुछ साल पहले मैंने एक आदमी को अपनी ज़मीन बेची थी और केरला सेंट्रल लेबोरेटरी की रिपोर्ट पर उसने मेरे खिलाफ केस कर दिया था कि मैंने उसे फर्जी डॉक्यूमेंट्स देकर ज़मीन बेची है। लेकिन मैंने हाई कोर्ट में पिटीशन डाली और डॉक्यूमेंट्स को दूसरी लेबोरेटरी में चेक करवाया और तब पता चला कि केरला लेबोरेटरी की रिपोर्ट गलत है और इस वजह से मैं अपना केस भी जीत गया था। अब निशांत कोर्ट को बताता है कि ऐसे केस सामने आने के बाद एक केस के दौरान हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि केरला सेंट्रल लैब की रिपोर्ट एक्सेप्टेबल नहीं है, जिसके बाद केरला गवर्नमेंट ने लेबोरेटरी को रिनोवेशन के नाम पर बंद कर दिया और तब से वो लेबोरेटरी आज तक बंद ही है। इसके बाद वो तीसरे विटनेस मुर्गन को बुलाता है। मुर्गन कोर्ट में जो बयान देता है उसे सुनकर हर कोई शॉक हो जाता है। दरअसल मुर्गन एक चोर होता है। वो कोर्ट में बताता है कि उस रात मैंने ही टेरेसा को किडनैप किया था, रेप किया था और भाग गया था। कुछ महीनों बाद मुझे न्यूज में पता चला कि उस लड़की का रेप करने के इल्जाम में किसी और को अरेस्ट कर लिया गया है। मैं भी अपना अगला क्राइम करते हुए पकड़ा गया था। मेरी सजा में अब सिर्फ 2 महीने ही बाकी हैं, लेकिन अपने मन की शांति के लिए मैं इस इल्जाम को कबूल करने के लिए यहाँ आया हूँ, क्योंकि अब मैं अपने सारे बुरे काम छोड़कर स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करना चाहता हूँ। उसका बयान सुनकर हर कोई शॉक्ड हो जाता है। अपने फाइनल रिपोर्ट में निशांत भी कोर्ट से कहता है कि घटना के 7 महीने बाद यह केस क्राइम ब्रांच को जाने वाला था, इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने इस केस को खत्म करने का ड्रामा किया, मुझे फंसाकर मेरे खिलाफ सबूत प्लान किए और सजा दिलवाकर इस केस को बंद कर दिया। इसके बाद वो कोर्ट को एक और दूसरे केस के बारे में बताता है जिसमें कंपनसेशन की रकम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से वसूली गई थी। वो कोर्ट से कहता है कि मेरे केस में कोई जजमेंटल एरर नहीं है। कोर्ट ने उन्हीं सबूतों के आधार पर फैसला सुनाया था जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने सबमिट किए थे और इसलिए इन 7 सालों में मैंने जो कुछ भी झेला है उसका कंपनसेशन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से ही वसूल कर मुझे दे दिया जाए। फाइनली जज साहब निशांत के इस केस में अपना फैसला सुनाते हैं। वो निशांत को सारे आरोपों से बरी कर देते हैं और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हरीश से कंपनसेशन के रूप में 70 लाख रुपए निशांत को देने का फैसला सुनाते हैं। ये फैसला सुनने के बाद हर कोई निशांत को सुपर हीरो और हरीश को विलन मान लेता है। निशांत अपने घर वापस आ जाता है। उसकी वाइफ हरिता भी निशांत को फिर से अपना लेती है और निशांत की लाइफ एक बार फिर से खुशहाल हो जाती है। दूसरी तरफ लोग हरीश का विरोध करना शुरू कर देते हैं। मिनिस्टर मैथ्यू के कुछ गुंडे अपना बदला लेने के लिए हरीश के घर पर रात में पत्थर भी फेंकते हैं। अपनी फैमिली पर खतरा देखकर हरीश अगली सुबह ही उन्हें शहर से दूर गांव भेज देता है। शाम को हरीश एक बार में बैठा शराब पी रहा होता है। हरीश को निशांत से हारने का सदमा बर्दाश्त ही नहीं होता। वो थॉमस से कहता है कि निशांत वो नहीं है जैसा सब लोग उसे समझ रहे हैं। वो बहुत ही शातिर क्रिमिनल है और मैं इसका पता लगा कर ही रहूंगा। इसके बाद हरीश शराब के नशे में अपने घर जाता है। वो जैसे ही अपने घर के अंदर जाता है तो देखता है कि किसी ने उसके घर में घुसकर जमकर तोड़ फोड़ की है। उसका पूरा घर बर्बाद कर दिया है और उसके डॉगी को भी मार डाला है। ये देखकर हरीश नशे में गुस्से में निशांत के घर जाता है। निशांत अपने घर पर उस वक्त अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है और हरीश वहां पहुंचकर निशांत से झगड़ा करना शुरू कर देता है। निशांत के दोस्त उन दोनों के बीच में आ जाते हैं और हरीश को ही मारकर वहां से भगा देते हैं। अगले दिन हरीश उस जेल में जाता है जहां निशांत ने 7 साल तक अपनी सजा काटी थी। जेलर हरीश को बताता है कि शुरू में यहाँ के कैदी निशांत को बहुत मारते थे क्योंकि जेल में सारे कैदी रेपिस्ट्स को सबसे ज्यादा मारते हैं। उसके साथ जेल में एक गैंगस्टर भी था, नारी सुन्नी। जेल में रहकर सुन्नी अपने सारे इलीगल धंधे करता था जैसे कि हवाला, मर्डर, सब कुछ। और एक दिन सुन्नी निशांत को अपने पास बुलाता है। वो दोनों आपस में काफी देर तक बात करते हैं, लेकिन उस दिन के बाद से सब कुछ बदल जाता है। सुन्नी निशांत को अपना साथी बना लेता है, जिसके बाद निशांत जेल में बहुत शांत रहता था, हर वक्त पढ़ाई करता रहता था और नारी भी अपने सारे इलीगल धंधे छोड़ने का फैसला कर चुका था। इसके बाद अगले दिन हरीश दूसरी जेल में मुरुगन से भी मिलने
के लिए जाता है। मुर्गन उससे कहता है कि जेल जाने के बाद से ही मैं अपने सारे बुरे काम छोड़ देना चाहता था, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मेरी वजह से प्रोफेसर निशांत बेगुनाह होते हुए भी सजा काट रहा है। इसलिए मैंने ही अपनी जेल से निशांत के लिए एक चिट्ठी लिखकर सब कुछ बता दिया था। शुरू में तो उसने मेरी चिट्ठी का कोई रिप्लाई नहीं किया था, लेकिन जेल से निकलने के बाद वो मुझसे मिलने के लिए आया था और उसी के कहने पर मैंने कोर्ट में इल्जाम कबूल कर लिया। एक तरफ हरीश निशांत की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है और हर वक्त शराब के नशे में रहता है, तो दूसरी तरफ निशांत ने अब अपनी एक लॉ फर्म खोल ली थी और एक सेलिब्रिटी की तरह अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा होता है। वो कई सारे टीवी चैनल्स पर, पॉडकास्ट चैनल्स पर अपने इंटरव्यू देता रहता है और एक दिन निशांत की ऑफिस में 3 लॉ स्टूडेंट्स उसके पास प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं। निशांत उनसे कहता है कि मैंने ये लॉ फर्म पैसे कमाने के लिए नहीं खोली है, लोगों की सेवा करने के लिए खोली है। हर केस के लिए मुझे पैसे नहीं मिलते, तो अगर तुम तीनों यहाँ काम करना चाहती हो तो यह सब मैनेज करना होगा। वो तीनों लड़कियां उसके साथ प्रैक्टिस करने के लिए मान जाती हैं। इधर हरीश भी एक बार फिर से सलाम से मिलने के लिए उसके घर जाता है। सलाम उसे बताता है कि मैंने कई बार शराब छोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं छोड़ पाया। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ लोग चाहते थे कि मैं शराब ना छोड़ूं, और इसी वजह से कई बार ऐसे लोगों ने भी मेरे लिए शराब खरीदी जिसे मैं पहचानता भी नहीं था। दूसरी तरफ हरीश की वाइफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर मैथ्यू को कॉल करती है और उसे बताती है कि हरीश मेरा फोन नहीं उठा रहा है। वो हर वक्त शराब के नशे में ही डूबा रहता है। इसके बाद मैथ्यू हरीश से मिलने के लिए उसके घर जाता है। उस वक्त हरीश शराब के नशे में अपने घर में निशांत की एक असिस्टेंट अरुणिमा का फोटो देख रहा होता है। वो मैथ्यू से कहता है कि मैं पिछले कई दिनों से निशांत के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला, पर मैं जानता हूं कि अगली बार निशांत अरुणिमा को ही टारगेट करेगा, क्योंकि अरुणिमा उसके पिछले टारगेट्स की तरह बहुत ही इंटेलिजेंट है। मैथ्यू उसे समझाने की कोशिश करता है, उसे शराब छोड़कर ये सब भूल जाने के लिए कहता है, लेकिन हरीश अपनी जिद पर अड़ा होता है। अगले कुछ दिनों तक हरीश अरुणिमा का पीछा करते रहता है और एक शाम हरीश को लगता है कि जैसे किसी ने उसका किडनैप कर लिया है। हरीश उसे बचाने के लिए उसके पीछे पीछे पास वाले घर के अंदर जाता है, लेकिन अरुणिमा उसे देखते ही चिल्लाना शुरू कर देती है, क्योंकि अरुणिमा को लगता है कि हरीश ने ही उसे किडनैप करने की कोशिश की है। वो भागकर घर से बाहर आ जाती है। तभी वहां अचानक से पुलिस भी पहुंच जाती है। अरुणिमा के बयान पर पुलिस वाले हरीश को अरेस्ट भी कर लेते हैं। यह खबर मीडिया में भी फैल जाती है। हर कोई मान रहा होता है कि निशांत से हारने के बाद डिप्रेशन में हरीश ने यह सब किया होगा। सब लोग उसे पागल समझ रहे होते हैं और मैथ्यू भी जेल में उसके पास आता है और उसका केस लड़ने से इनकार कर देता है। वो हरीश से कहता है कि तुमने जो किया है, मैं क्या, कोई भी वकील तुम्हारा केस एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। कोई भी वकील हरीश का केस नहीं लेना चाहता था। जिसके बाद निशांत जेल में हरीश से मिलने के लिए आता है। वो हरीश को एक पेपर पर साइन करने के लिए कहता है और कहता है कि अब से तुम्हारा केस मैं लड़ूंगा। मैं कोर्ट में साबित करूंगा कि मुझसे हारने के बाद तुम डिप्रेशन में शराब के आदी हो गए और नशे में तुमसे यह सब गलती हो गई। लेकिन निशांत को नहीं पता था कि अब हरीश उसके बारे में सब कुछ जान चुका है। वो निशांत को निशांत के बारे में ही सब कुछ बताना शुरू कर देता है। दरअसल उस दिन जेल में जब सुन्नी ने निशांत को अपने पास बुलाया था, तब सुन्नी फोन पर किसी से टैक्स के बारे में बात कर रहा होता है। तब निशांत उससे कहता है कि मैं तुम्हारा सारा ब्लैक मनी बिना एक भी रुपया टैक्स दिए वाइट करवा सकता हूँ। यह सुनकर सुन्नी भी शॉक हो जाता है। जिसके बाद निशांत सुन्नी से कहता है कि तुम अपना सारा पैसा हवाला के जरिए नाइजीरिया के अबूजा सिटी में भेज दो। वो टैक्स फ्री एरिया है, वहाँ एक कंपनी रजिस्टर करवा लो, फिर इंडिया के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अपनी वाइफ के नाम पर एक डमी सॉफ्टवेयर कंपनी खोल लेना। स्टार्टअप्स पर 5 साल तक कोई भी टैक्स नहीं लगता और इस तरह से हम नाइजीरिया से अपना सारा ब्लैक मनी यहाँ इंडिया में वाइट ट्रांसफर कर सकते हैं। इस तरह से निशांत को सुन्नी का साथ मिल जाता है और कुछ ही समय में गैंगस्टर सुन्नी बन जाता है बिजनेसमैन सुनील। इसके बाद निशांत अपना दूसरा गेम खेलना शुरू करता है। सुन्नी के आदमियों की हेल्प से वो सलाम को बार बार शराब पिलवाता रहता है और डी एडिक्शन सेंटर में भी भिजवाता ही रहता है। स्मिता जिजो और जॉन सैमुअल, जिन्होंने कोर्ट में केरला लेबोरेटरी के फर्जी रिपोर्ट वाला केस किया था, वो भी सुन्नी के ही आदमी थे और उन केसेस के पीछे भी निशांत का ही प्लान था। इसके अलावा टेरेसा के रेप का इल्जाम अपने सर पर लेने वाला मुर्गन भी सुन्नी का ही आदमी था और उसे भी सुन्नी से ही पैसा मिला था। सबको सुन्नी की तरफ से ही पैसे मिले थे और सुन्नी ने यह सब कुछ निशांत के कहने पर उसे बचाने के लिए किया था। इसके बाद हरीश
हरीश निशांत से कहता है कि तुमने टेरेसा के साथ जितनी सफाई से अपने क्राइम को अंजाम दिया है उससे साफ पता चलता है कि यह तुम्हारा पहला क्राइम नहीं। टेरेसा केस की इन्वेस्टिगेशन में मैंने तुम्हारा बैकग्राउंड चेक ना करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी, लेकिन इस बार मैंने अपनी इस गलती को सुधार लिया है। मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लगा लिया है। तुमने अपना पहला क्राइम 1991 में कैलिकट यूनिवर्सिटी में किया था, जब तुमने साफिया सेठ नाम की एक ब्रिलियंट स्टूडेंट को उसके ही कार में जलाकर मार दिया था। इसके बाद बनारस में जब तुम अपनी पीएचडी कंप्लीट कर रहे थे, तब बनारस यूनिवर्सिटी से भी एक लड़की गायब हो गई थी। किसी को पता नहीं चला था कि वो लड़की आखिर कहाँ है। कुछ सालों के बाद यूनिवर्सिटी बनवाने के लिए खुदाई करते समय उस लड़की का स्केलेटन मिला था, लेकिन आज तक किसी को भी पता नहीं चला कि उसे किसने मारा था। हरीश से अपने किए हुए मर्डर्स की कहानी सुनने के बाद निशांत उसे अपने एक और मर्डर की कहानी सुनाता है। वो कहता है कि मेरे पड़ोस में आशा मैथ्यू नाम की एक लड़की रहती थी। उसका रेप और मर्डर करने के बाद मैंने उसे दफना दिया, फिर उसके ऊपर आम का पेड़ भी लगा दिया था। मैं और उसी लड़की का भाई दोनों उसी पेड़ से आम तोड़कर खाते थे। बहुत मजा आता था। निशांत की बातों से यहाँ हमें पता चल जाता है कि निशांत कितना खतरनाक साइको किलर है। इसके बाद वो हरीश से कहता है कि टेरेसा का भी यही अंजाम होता, लेकिन आखिरी मोमेंट पर सलाम वहां आ गया था। फिर भी अब इन सब बातों का क्या फायदा, क्योंकि मैं बाहर हूं और तुम अंदर हो। दरअसल निशांत को पता था कि हरीश उस पर नजर रख रहा है, इसलिए निशांत ने अरुणिमा को छोड़कर एक दूसरी लड़की जिसके साथ निशांत ने पॉडकास्ट वाला इंटरव्यू किया था उसे अपना टारगेट बना लिया था और उस लड़की का किडनैप करके निशांत ने हरीश के घर पर ही बांध कर रखा था। वो निशांत से कहता है कि तुम्हारा अंदाजा सही था कि मैं अरुणिमा को ही टारगेट करूंगा, लेकिन मैंने अपना पैटर्न बदल दिया और इस बार जब तुम जेल से बाहर आओगे तो एक बार फिर से तुम खुद जेल में वापस चले जाओगे, क्योंकि मेरे अगले टारगेट की लाश तुम्हारे ही घर में सड़ी हुई मिलेगी। यह सुनकर हरीश गुस्सा हो जाता है। वो गुस्से में निशांत की गर्दन पकड़ लेता है, लेकिन तभी बाहर से पुलिस वाले आकर उन दोनों को अलग कर देते हैं। हरीश से मिलने के बाद निशांत वापस से हरीश के घर जाता है। वो पॉडकास्ट वाली लड़की के चेहरे से प्लास्टिक का कवर हटाता है तो देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं उसकी ही वाइफ हरिता होती है। तभी बहुत सारे पुलिस वाले भी हरीश के घर में पहुंच जाते हैं और उनके साथ हरीश भी होता है। दरअसल निशांत को पकड़ने के लिए हरीश ने पुलिस वालों के साथ मिलकर एक प्लान बनाया था। वो निशांत से कहता है कि पहले शराब पीकर मैंने तुम्हें ये दिखाया कि मैं एडिक्ट हो चुका हूं, ताकि अगला क्राइम करते समय तुम्हारा सारा ध्यान मुझ पर ही रहे, लेकिन तुम ये भूल गए कि तुम हर वक्त केरला पुलिस की नजर में थे। एक बार फिर से पुलिस वाले सारे सबूतों के साथ निशांत को अरेस्ट कर लेते हैं और एक बार फिर से उसे कोर्ट लेकर जाते हैं। कोर्ट में निशांत के केस की सुनवाई चल रही होती है, तभी टेरेसा के पापा भी वहां आ जाते हैं। इसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर मैथ्यू कोर्ट को बताता है कि हॉस्पिटल में टेरेसा की मौत हो चुकी है, इसलिए अब निशांत के ऊपर 302 और भी कई सारे धाराओं में मुकदमा चलाया जाए। कोर्ट में जज साहब निशांत के साथ साथ इस केस में शामिल सुन्नी, मुरुगन, जॉन सैमुअल, स्मिथा जीजो और उसके पति को भी शामिल करने का ऑर्डर देते हैं और इसी के साथ एक मुजरिम को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया जाता है, जिसके बाद यह फिल्म खत्म भी हो जाती है। थैंक यू।